हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल को अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से सारे लेक्चर्स मिलते रहें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती है। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम बेसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं यही कहलाती हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और इन क्वांटिटीज को जब हम डायमेंशंस के टर्म में लिखते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो 7 डायमेंशंस थी हमारी, फर्स्ट वाली थी मास, तो मास को ऐसे ब्रैकेट लगा करके m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से लेंथ L लिख करके ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ की डायमेंशन बन जाती है। इसी तरीके से टाइम, तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t से। ठीक, फोर्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOL, और इसे ब्रैकेट लगा देंगे। फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे CD से। इसका यूनिट होता है कैंडेला, तो CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से, या फिर एक दूसरा सिंबल भी है इसका, I से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी किसी बुक में। ठीक, 7 टेम्परेचर, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये जो 7 डायमेंशंस हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो से फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे सपोज दैट स्पीड है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ की डायमेंशन, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम मतलब T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये T को फिर अब हम ऊपर ले आते हैं इसके साथ में, तो ये बन जाएगा LT⁻⁻1। तो इस तरीके से देखिए स्पीड की जो डायमेंशन होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें डायमेंशन क्या होती है कि ये जो बेसिक क्वांटिटीज है ना, जिनके टर्म्स में हमने इस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो इस बेसिक क्वांटिटीज की जो पावर्स होती है वही एक्चुअल में डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे यहां पर स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं LT-1 से, तो यहां पर जो लेंथ की डायमेंशन है स्पीड में वो हम कहेंगे 1 के इक्वल है, यहां पर L1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ कह सकते हैं हम इस फॉर्मूले में इक्वल टू 1 है। ठीक, स्पीड में। इसी तरीके से स्पीड में जो डायमेंशन ऑफ टाइम है उसको हम -1 के इक्वल लिख सकते हैं कि वो -1 के इक्वल है। ठीक है, तो बात समझ आई कि डायमेंशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी को जब हम उसकी बेसिक क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उन बेसिक क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं उन्हीं को ही हम डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सप्रेशन उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था LT-1 से। ठीक है,
तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT-1। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू LT-2 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट। ठीक, तो LT-2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन से मास की डायमेंशन m हो जाएगी और a की डायमेंशन LT-2। तो इस तरीके से ये जो राइट हैंड साइड में हुआ ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सप्रेशन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहते हैं? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जैसे स्पीड लिखा हुआ है तो इस स्पीड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें और राइट हैंड साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें, तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको हम कहेंगे कि ये स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन है। इसी तरीके से इधर F लिखा हुआ है और उधर राइट हैंड साइड में MLT-2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ आ रही है ना? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटी लिखी हो, राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला लिखा हो, तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, तो वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये क्या होता है? देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल बिहेवियर के बारे में जानकारी देता है। तो फिजिकल बिहेवियर का मतलब क्या है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एज्यूम कर लीजिए कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है A और B और वो सेम नेचर की है और उनकी सेम डायमेंशन है। ठीक, जैसे केस 1 है A and B are two physical quantities of same dimension and same nature। इनकी डायमेंशन भी सेम है, इनका नेचर भी सेम है। जैसे कि मान लीजिए A और B दो लेंथ है या फिर दो फोर्सेस हैं या फिर दो एक्सीलरेशन है, मतलब दोनों एक जैसी ही क्वांटिटी है। ठीक, अगर ऐसा है तो इनमें ये ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि A प्लस B, मतलब उन दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर दोनों लेंथ है तो एक लेंथ में दूसरी लेंथ ऐड हो सकती है, या फिर A माइनस B, उन लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। A इंटू B यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर A बाई B यानी कि उनका डिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर A इज इक्वल टू B। अगर मान लीजिए दोनों लेंथ सेम है तो A इक्वल टू B ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती है, आर पॉसिबल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पर आते हैं केस सेकेंड। अब अगर A एंड B आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई, दूसरी फोर्स हो गई, अलग अलग है, तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? क्या लेंथ में फोर्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो A प्लस B इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, A माइनस B भी इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल हो सकता है ना, दो लेंथ का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। ठीक, डिवीजन भी पॉसिबल हो सकता है। और A इक्वल टू B
ये नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक फोर्स है एक लेंथ है, तो फोर्स कभी लेंथ के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ए और बी जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट नेचर है दोनों का, देन ए इंटू बी, ए बाई बी, ठीक, आर पॉसिबल। केवल ये दोनों पॉसिबल होंगे और बाकी पॉसिबल नहीं होंगे। बात समझ में आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर हमको दे रखी है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सपोज दैट जैसे कोई इक्वेशन हमको दे रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही ले लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसको हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें वैल्यू दे रखी है, जैसे वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी LT-1, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सबकी अलग अलग डायमेंशन सेम आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, तो देखिए u टर्म दे रखा है, u भी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इसकी डायमेंशन भी LT-1 के इक्वल हो जाएगी। दूसरा वाला टर्म है at, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन LT-2 और टाइम की डायमेंशन t। तो देखिए ये भी वैल्यू LT-1 के इक्वल आ जाएगी। तो देखिए राइट हैंड साइड में भी जो दोनों टर्म्स हैं इनकी डायमेंशन भी LT-1 है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है उसकी डायमेंशन भी LT-1। तो इसका मतलब यहां पर LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन देखिए इस डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से हम केवल यही बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। एक्चुअल में ये करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि यहां पर जितनी डायमेंशंस हैं, है ना, उनकी तो हम डायमेंशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी फॉर्मूले में यहां पर कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उसको हम नहीं लिख सकते। तो अगर कांस्टेंट चेंज कर देंगे तो फिर जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायमेंशनली वो वैल्यू करेक्ट रहेगी, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन तो हम प्लेस ही नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन है और इसको हम ऐसे लिख दें, v इज इक्वल टू 2u प्लस हाफ at। तो अब भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में v की डायमेंशन फिर से वही LT-1 आ जाएगी। राइट हैंड साइड में ये 2 तो कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन तो होती नहीं है, केवल u की डायमेंशन हमें रखनी पड़ेगी, तो वो वैल्यू LT-1 आ जाएगी। राइट हैंड साइड में यहां पर देखिए हाफ आ रहा है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। 80 वाले टर्म की डायमेंशन फिर से यही आ जाएगी LT-1। तो फिर से ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है, तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से यानी कि डायमेंशन के हेल्प से हम केवल ये बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बता सकते। क्लियर होगा बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, दैट इज टू डिराइव द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है ये, जिसकी लंबाई L की दे रखी है, मास M का दे रखा है, यहाँ का एक्सीलरेशन G का दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और टेम्परेचर सपोज दैट यहाँ का थीटा का है। तो इसका जो टाइम पीरियड है T, टाइम पीरियड कहते हैं, ये टाइम पीरियड मास पर, लेंथ पर, G पर और थीटा पर डिपेंड करता है। तो बताइए इसका इनके साथ क्या रिलेशन होगा।
यानी कि फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। ये जो टाइम पीरियड है जो इन सब पर डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग लेफ्ट में लिख लेते हैं और प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं इन क्वांटिटीज पर इनकी डिपेंडेंसी। तो देखिए कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये लेंथ की पावर a पर डिपेंड करता है, g की पावर b पर डिपेंड करता है और m की पावर c पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से ये थीटा की पावर d पर डिपेंड करता है। ठीक, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें क्वांटिटी दिखाई दे रही है टाइम, उसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो टाइम की डायमेंशन हो जाएगी t के इक्वल। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में जितनी क्वांटिटीज दे रखी हैं उनकी डायमेंशन निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखो ये पूरा जो टर्म दे रखा है, लेंथ की डायमेंशन a के इक्वल हो जाएगी, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं हम LA। ठीक, फिर दूसरा वाला जो टर्म है g यानी कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी LT-2 और इसकी पावर है b। इसी तरीके से मास m पावर है c और टेम्परेचर थीटा या फिर केल्विन, ठीक, के भी लिख सकते हैं थीटा भी लिख सकते हैं, की पावर d हो गई। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो ये टर्म आ रहे हैं इसमें मास वाले, लेंथ वाले और टाइम वाले सारे टर्म एक एक साथ कर लेंगे। जैसे मास वाले जितने हैं वो सब एक साथ, लेंथ वाले जितने हैं वो सब एक साथ। तो देखो मास का टर्म केवल एक ही है तो m की पावर c आ गया। लेंथ के देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है। ठीक है, तो ये l की पावर a हो जाएगा, ये l की पावर b हो जाएगा, तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद टाइम का देखो, टाइम का एक ये वाला टर्म है पावर -2b हो जाएगा और टेम्परेचर का एक ही टर्म है इसकी पावर d हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें केवल टाइम है और यहाँ पर देखो m, l, t और थीटा है। तो इसमें जब केवल टाइम है तो हम बाकी की डायमेंशन 0 लिख सकते हैं, जैसे m की पावर 0, l की पावर 0, ठीक, t की पावर 1 हो जाएगा, थीटा की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं हम इसकी डायमेंशन को, क्योंकि बाकी टर्म इसमें 0 है। तो अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और ये जो राइट हैंड साइड में आ रहा है इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो मास की पावर है यहाँ पर और मास की पावर जो वहां पर है वो कंपेयर हो जाएगी। तो देखो c की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से l की पावर कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू 0 के इक्वल, ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तीसरी इक्वेशन में देखो टाइम -2b और यहाँ पर ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, टाइम की पावर 1 है। थीटा, थीटा की पावर d और वहां पर थीटा की पावर 0, तो d इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये -1/2 के इक्वल आ जाएगी। अब b की वैल्यू को यहाँ रख दे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू देखो +1/2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो a आ गया, b आ गया, c की वैल्यू 0 के इक्वल है, d की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब क्या करिए, जो शुरू वाला फॉर्मूला था ये वाला हमारा, इसमें t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, तो a की वैल्यू रख दीजिए, ये 1/2 आ गई। इसी तरीके से g की पावर b है तो b की वैल्यू -1/2 रख दीजिए। फिर m की पावर c है तो c की वैल्यू 0, तो m की पावर 0 हो गई। इसी तरीके से थीटा की पावर d है तो d की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। अब किसी की भी पावर जो 0 होता है वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये बन जाएगा t प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, t प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, या फिर यही प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l/g आ जाएगा, मतलब t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l/g। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं ये कांस्टेंट कोई c के इक्वल है, तो t इज इक्वल टू c अंडर रूट l/g, ये रिलेशन बनेगा। और प्रैक्टिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं c की वैल्यू को, तो ये आ जाती है 2π के इक्वल। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा t इज इक्वल टू 2π
√L/g, ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डायमेंशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 1 न्यूटन है, मतलब एसआई सिस्टम में फोर्स की वैल्यू है 1 न्यूटन, तो ये कितने सीजीएस यूनिट के बराबर होगा, या फिर सीजीएस यूनिट को डाइन भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होता है सीजीएस में वो डाइन भी होता है। तो 1 न्यूटन कितने सीजीएस यूनिट या कितने डाइन के बराबर होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कन्वर्ट करने का या कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले तो क्या करिए, जिस क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर फोर्स आ रहा है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, mLt-2। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन ये होगी। तो अब देखिए क्या करिए, जिधर फोर्स लिखा हुआ है एक तरफ, उधर लिखिए 1 न्यूटन इक्वल टू, दूसरी तरफ मास, लेंथ और टाइम। तो देखिए एसआई सिस्टम में जिसमें फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन के इक्वल है, उसमें मास की वैल्यू होती है केजी में, तो यहाँ मास की जगह लिखिए 1 केजी। इसी तरीके से लेंथ की वैल्यू होती है मीटर में, तो यहाँ लिखिए 1 मीटर। टाइम की वैल्यू होती है सेकंड में, तो यहाँ लिखिए 1 सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर उसके बाद नीचे आप लिखिए 1 सीजीएस इक्वल टू, अब यहाँ पर वही मास की वैल्यू सीजीएस के टर्म में लिखिए, तो इसमें होती है ग्राम में, तो ये 1 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। सीजीएस में लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू उसमें भी सेकंड होती है, तो 1 सेकंड की पावर -2 हो गया। अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड करिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 न्यूटन अपॉन 1 सीजीएस इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो ये 1 केजी है, नीचे 1 ग्राम है, तो आप ऊपर 10⁻³ ग्राम लिख सकते हो 1 केजी को, और नीचे 1 ग्राम है इनटू, ऐसे ही ऊपर ये 1 मीटर है तो इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और नीचे ये 1 सेंटीमीटर है। मतलब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे यूनिट सेम बनाना है, तो वो केजी को आप क्या बदल लो, ग्राम में, या फिर ग्राम को केजी में भी बदल सकते हो। ठीक, इसी तरीके से ऊपर मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदल लिया। टाइम सेकंड में ही है, तो ये 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में आएगा 10⁻³ और ये 10⁻², तो हो जाएगा 10⁵ और बाकी ये 1 सेकंड से कैंसिल, तो ये 1 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ इंटू 1 सीजीएस या फिर डाइन। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵ सीजीएस यूनिट के इक्वल होगी, या फिर यही वैल्यू 10⁵ डाइन के इक्वल। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके बेटा, अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं जो यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड है। देखिए 1 जूल ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन 100 मीटर, मास इन 100 kg, टाइम इन 100 सेकेंड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल इन न्यू सिस्टम। इस नए सिस्टम में 10 जूल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो जूल देखिए एसआई यूनिट है एनर्जी का, तो एक एसआई यूनिट चलेगा यहाँ पर और दूसरा ये न्यू यूनिट चलेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं, पहले तो एनर्जी की डायमेंशन लिखते हैं। एनर्जी की डायमेंशन होती है mL/T-2। ठीक है, ये आ गई एनर्जी की डायमेंशन। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मास की जगह 1 kg, लेंथ की जगह 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम की जगह 1 सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब आते हैं दूसरे वाले सिस्टम के लिए। तो दूसरे वाले सिस्टम में मान लेते हैं ये 1 न्यू यूनिट के इक्वल है। ठीक है, दूसरे सिस्टम में ये वैल्यू 1 न्यू यूनिट के इक्वल है, और इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मास यहाँ पर कितना है 100 kg के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 100 kg। लेंथ
लेंथ इसमें है 100 मीटर, तो ये आ जाएगा 100 मीटर की पावर 2 हो जाएगा। और टाइम 100 सेकेंड है इसमें, तो ये 100 सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मीटर से मीटर अंदर अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया 1 जूल अपॉन 1 न्यू यूनिट इक्वल टू, इधर देखिए ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, और नीचे यहाँ पर ये 100 आएगा और इनटू ये 100 का स्क्वायर, ठीक, और इनटू इधर देखो ऊपर तो 1 है, नीचे ये 100 की पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो 100 की पावर +2 हो जाएगा। ये 100 के स्क्वायर से 100 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, तो 1 जूल की वैल्यू 10 टू द पावर -2 न्यू यूनिट के इक्वल होगी। अभी ये 1 जूल की वैल्यू आ रही है, हमको कितना निकालना है कि 10 जूल न्यू सिस्टम में कितने के इक्वल होगा। तो 10 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो 10 जूल विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यू यूनिट, मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -1 न्यू यूनिट के इक्वल। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 10 किलो न्यूटन, द लेंथ इज 100 मीटर एंड टाइम इज 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। इस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो एक सिस्टम एसआई सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं और एक ये वाला सिस्टम जिसमें हमें मास का यूनिट निकालना है। तो देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है mLt-2, ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं 1 न्यूटन और इक्वल टू, दूसरी तरफ ये आ जाएगा देखो 1 kg, लेंथ को लिख देंगे 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड के पावर -2, एक इक्वेशन ये बन गई। अब आते हैं दूसरे पर, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अब इस नए सिस्टम में 10 किलो न्यूटन इक्वल टू, मास हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू इसमें है 100 मीटर और टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देखिए इधर मास मीटर से मीटर कैंसिल, इधर सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 किलो न्यूटन, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 बनेगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू ये देखो 100 और ये 10 की पावर -2 है तो ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर +2 मतलब ऊपर 100 आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास को इधर ले आओ, इक्वल टू बन जाएगा 10 टू द पावर 4 kg के इक्वल। तो ये जो नया सिस्टम होगा उसमें जो मास की वैल्यू होगी वो 10 की पावर 4 kg के इक्वल होगी। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये इक्वेशन हमें दे रखी है और पूछ रहे हैं फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन की डायमेंशन निकालनी है। एक्स की वैल्यू डिस्टेंस है, ठीक है, वी यहाँ पर वेलोसिटी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ए टी के साथ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ए और टी की डायमेंशन सेम होगी, तो ए की जो डायमेंशन होगी उसकी वैल्यू टाइम की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए बी अपॉन ए टी वाला ये प्लस टी वाला पूरा जो टर्म है इसकी डायमेंशन एक्स के इक्वल होगी, या इसी की डायमेंशन इस टर्म के भी इक्वल होगी। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए b अपॉन, और ये पूरे की डायमेंशन देखिए t की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x की, मतलब l की डायमेंशन के। तो देखो यहाँ से b की डायमेंशन आ जाएगी lt के इक्वल, तो a की डायमेंशन भी आ गई, b की भी आ गई, तो a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा t और lt, तो ये बन जाएगा lp स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दे रखा है p इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीटा एक्स, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा। p यहाँ पर प्रेशर दे रखा है,
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ऊपर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, अल्फा में से टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब टी स्क्वायर और अल्फा की डायमेंशन सेम होंगी, तो अल्फा की डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक, अब निकालनी बीटा की डायमेंशन। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर की डायमेंशन और नीचे बीटा इंटू एक्स। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर अपॉन एक्स पी। तो टी स्क्वायर अपॉन एक्स मतलब लेंथ की डायमेंशन हो गई और पी प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और एरिया की डायमेंशन ऊपर एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से एल स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो टी की पावर 4 और m की पावर -1, तो m की पावर -1 इंटू टी की पावर 4, ये आ गई बीटा की डायमेंशन। अब इसको यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन टी स्क्वायर और बीटा की डायमेंशन m टू द पावर -1 टी टू द पावर 4। तो देखो ये ऊपर आ जाएगा m और ये t की पावर 4 ऊपर, t की पावर 2 है तो ये t की पावर -2 बन जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन हो जाएगी m t टू द पावर -2। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है इसमें, तो देखो पावर इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो इसमें हमें अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म होता है ये डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब यहाँ जो ऊपर ये टर्म आ रहा है इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि बीटा टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी टी टू द पावर -2 के इक्वल। बीटा की डायमेंशन यहाँ से आ गई। अब देखिए ये वाला पूरा जो टर्म है ये डायमेंशन लेस है, तो अब राइट हैंड साइड में यही अल्फा वाला टर्म बचा, तो इसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में पावर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो पावर के इक्वल होगी। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की डायमेंशन होती है ml2t -2 और अपॉन टाइम की डायमेंशन t, तो ये बन जाएगा ml2t -3। ठीक, तो अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन हो जाएगी, अल्फा की डायमेंशन हो गई ml2t -3 और अपॉन बीटा की डायमेंशन हो गई t टू द पावर -2। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा ml2t टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन आ जाएगी ml2t -1। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके।